Everyone, so today we have to start the topic from particle acceleration. Okay, and before this topic you have studied about particle velocity. Okay, so as you know, the relation for particle displacement is y is equal to, always we will start from this relation, y is equal to a sine omega t minus kx. ओके, तो ये रिलेशन होता है पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का। अब हमें फाइंड करना है पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है कि ये जो सेम रिलेशन है इसको आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा और उसके बाद आपको कंपेयर करना होगा एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट से। तो जो रिलेशन हो वो सेम फॉर्म में लिखा होना चाहिए। मीन्स साइन है यहाँ पर, तो साइन के टर्म्स में ही होना चाहिए, कॉज में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम वेलोसिटी को साइन में कन्वर्ट किया था, वैसे ही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट से फाइंड किया है पार्टिकल वेलोसिटी को। उससे पहले यहाँ एक टर्म और दे रखा है, ये इतना स्टेप और दे रखा है, पार्टिकल एक्सेलरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। और इतना स्टेप इसलिए दे रखा है क्योंकि एक टॉपिक जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे कि यही वाला जो रिलेशन है, ये बीच में एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है कि इसी रिलेशन को आप टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करने के प्लेस पे एक बार जो है वो पोजीशन के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको पता है जब पोजीशन के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस वाले टर्म का जिसमें कि एक्स आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आपने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ एक्स वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विल बी 1। तो क्या बचेगा माइनस के, और ये वाला टर्म जो है ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। उसके अलावा कांस्टेंट जो ए है बाहर वो रहेगा। सो इट बिकम्स माइनस के ए, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला जो रिलेशन आया और इससे पहले जो आपने वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड किया था वो, उन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो वी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशन था ओमेगा ए कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स का रिलेशन है माइनस के ए कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कॉज वाला जो टर्म है दोनों में कैंसिल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी कैंसिल हो जाएगा, एंड द लास्ट रिमेनिंग टर्म विल बी माइनस ओमेगा अपॉन के। ओमेगा जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, और के जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो दोनों से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, न्यू लैम्डा, और न्यू लैम्डा जो है वो किसका रिलेशन है, वेव वेलोसिटी का। तो इट बिकम्स वी। तो आपके पास जो रिलेशन आ रहा है उसमें लेफ्ट साइड में आ रहा है v, राइट साइड में आ रहा है स्मॉल v यानी कि वेव वेलोसिटी, और जो अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स था दैट विल कम टू दिस साइड। तो रिलेशन ये हो जाता है, इनको अगर हम वर्ड्स में लिखें तो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स ये कहलाता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व। ओके, तो इतना पोर्शन और आप 4th पॉइंट में लिख देंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्ट करना है पार्टिकल एक्सेलरेशन से। तो वेलोसिटी वाला आपके पास टर्म ऑलरेडी है, वेलोसिटी को एक बार और से और डिफरेंशिएट कर देना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आता है ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो वेलोसिटी का टर्म ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है आपके पास। तो जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से टाइम वाले टर्म का ही डिफरेंशिएशन होगा। ओमेगा कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉज का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये जो आपका आगे वाला बचा हुआ पार्ट है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये रिलेशन है आपका पार्टिकल एक्सेलरेशन का। अब वैसे ही आप पॉइंट्स लिखेंगे, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे वेलोसिटी के साथ में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के साथ में, फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें क्या किया है, दिस इज़ द रिलेशन। अब अपने इसमें जो है वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है डिस्प्लेसमेंट से।
तो डिस्प्लेसमेंट में जो है वो माइनस साइन नहीं आता है, तो आपको माइनस साइन रिमूव करने के लिए फिर से आइडेंटिटी यूज़ करनी है। और वो आइडेंटिटी जो यहाँ यूज़ हुई है वो है साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अगर आपको माइनस रिमूव करना है तो 180 को ऐड करना पड़ेगा। तो 180 मीन्स पाई को यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड। तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। ओके, तो एक तो ये पॉइंट होता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर आप फाइंड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए के आगे जो साइन वाला टर्म है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी +1। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर ए या फिर 2π/t होल स्क्वायर ए। तो ये इतना आपका एक्सेलरेशन आता है। और फिर आप एक बात ये बता सकते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेशन जो होता है ये दैट इज़ अहेड ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय पाई रेडियंस, 180 डिग्री अहेड होता है। ओके, तो पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन ये दो टर्म्स आपके यहाँ फिनिश हो गए हैं। फिर एक रिलेशन आता है स्पीड का, जो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, स्पीड ऑफ वेव। अभी तो आपने स्पीड या वेलोसिटी पार्टिकल की पढ़ी थी, या वेव की जो स्पीड होती है उसका एक रिलेशन है डायरेक्ट, आपको याद रखना है। छोटा सा उसका डेरिवेशन होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है वेव वेलोसिटी का। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा वेवलेंथ। तो दिस इज़ द गिवन टॉपिक, स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। तो इसमें लिखा है वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो ये वेव के लिए डायग्राम बना रखा है, बट यू हैव नॉट टू मेक द डायग्राम। आपको बस ये डेफिनेशन लिखनी है और ये डेरिवेशन करना है। तो वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। ओनली दिस डेफिनेशन यू विल राइट अप टू दिस। और फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है डेरिवेशन से। तो डेरिवेशन जो आपको करना है उसमें आपको डेरिवेशन किस तरीके से करना है, कैसे करना है, तो बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ किया है, ये मेथड भी सही है, बट हाउ यू विल डू, आपको ऐसे लिखना है कि वी नो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, जो वेव की वेलोसिटी है, किसी भी टाइप की जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेव एक कंप्लीट ऑसिलेशन जब करती है तो कितना डिस्प्लेस हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका लैम्डा। और कितना टाइम लिया उसने यहाँ से यहाँ तक आने में, तो दैट इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड। ओके, तो हम लिख देंगे कि फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ वेव v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, और फिर 1/t को, वैसे ये भी रिलेशन है वेव वेलोसिटी का, फिर 1/t को हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यू से। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। बस ये दो स्टेप्स का आपको डेरिवेशन करना है। इस मेथड से बहुत बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आप इस मेथड से करिए, देन इट विल बी बेटर। ओके, तो एक टॉपिक आपको ये करना है, ये लास्ट टॉपिक्स ही आपके चल रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड पोर्शन में भी हैं। फिर आता है आपका बाउंड्री इफेक्ट्स। ओके, तो बाउंड्री इफेक्ट्स जो है उसका मतलब, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब वेव किसी भी मीडियम में प्रोपगेट करती है तो ऑलवेज इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि वेव की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है दैट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड, हमेशा वो आगे ही जाती है, इसलिए उसको प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो आगे बढ़ रही होती है उसके जो पाथ है उसमें कोई अगर ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो उस ऑब्स्टेकल से, अगर वो हार्ड ऑब्स्टेकल हो, जैसे कि आपने एक रोप हाथ में पकड़ रखी है और उसको जर्क दिया जा रहा है, वो सामने वॉल से, उसका एक एंड जो है वॉल से टाइड है, तो वॉल जो है वो बहुत हार्ड ऑब्स्टेकल है, तो वेव उसको क्रॉस नहीं करके जा सकती बल्कि उससे टकरा कर वापस आ जाएगी। तो वो जो वापस आती है वेव टकरा कर, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, तो हमेशा एक इंसिडेंट वेव होती है और सामने जो भी बाउंड्री आ रही है, हार्ड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री, बाउंड्रीज दो तरीके की हैं, एक रिजिड होती है, एक ओपन होती है। तो वॉल है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें वेव जिसको मूव नहीं करा पाती, उससे टकरा के उसको वापस ही आना है, बाउंड्री अपने प्लेस पे रहेगी, वो कहलाती है रिजिड बाउंड्री। और कुछ ऐसी बाउंड्री जो वेव के चलने से मूव कर जाती हैं, वो ओपन बाउंड्रीज कहलाती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो रिजिड बाउंड्री से टकराकर जो वेव वापस आती है वो रिफ्लेक्टेड वेव कहलाती है, जो सामने जा रही है वो इंसिडेंट वेव कहलाती है। तो ये आपके बाउंड्री इफेक्ट्स हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बाय कंसीडरिंग अ वेव पल्स ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे एक वेव जा रही है
और उसमें एक कंडीशन दे रखी कि उसका एक एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट से, जैसे ये वॉल है इससे फिक्स है, और दूसरा जो है एंड वो आपके हैंड में है। दूसरी कंडीशन अलग है, टाइड टू अ रिंग विच कैन फ्रीली स्लाइड अप एंड डाउन, ये ओपन बाउंड्री का केस है। तो सबसे पहले हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे। तो इसमें हेडिंग लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप बस लिखेंगे हेडिंग बाउंड्री इफेक्ट्स, उसके बाद फर्स्ट लिखेंगे सब हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। उसके बाद आपको बनाना है दिस डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है कि कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है कि वेव जो स्ट्रिंग है वो एक साइड वॉल से टाइड है। इसमें थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर दीजिएगा कि वी हैव अ स्ट्रिंग और रोप and its one end is tied to a wall that is treated as rigid boundary and one other end is kept in hand and when this rope is given a jerk, जब इसको jerk दिया जाता है तो उसमें एक इस तरह का crest बन जाएगा और ये crest जो है it is moving towards the wall, ये wall की तरफ जा रहा है। तो पहले ये यहाँ पर है, फिर और क्लोज जाता है, यहाँ पर जाता है। अब इसको टकराना है वॉल से। तो जब ये वॉल से टकराएगा हमेशा जो crest होगा वो अगर वॉल से टकराएगा, इंसिडेंट वेव में क्या था क्रस्ट, तो रिफ्लेक्टेड में हमेशा जो है वो ट्रॉ बनकर ही आएगा। यू कैन डू दिस बाय एक्सपेरिमेंट, ओके। तो आपको समझ आएगा कि ऐसा होता है। तो क्रस्ट जो है वो अगर टकराता है तो हमेशा वो ट्रॉ में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब दो बातें हमें पता चल रही हैं कि एक तो जो इंसिडेंट वेव होती है और जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है दोनों में जो डायरेक्शन है उसका चेंज है, ओके। तो डायरेक्शन को हम जो है वो एक्स प्लस एक्स या माइनस एक्स ट्रीट करते हैं। तो इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन थी प्लस एक्स और रिफ्लेक्टेड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस एक्स, ओके। दूसरी बात, उनमें फेज़ का भी चेंज हो जाता है। तो फेज़ का चेंज मतलब हम लिखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट, जो आपका सिंबल वाई आप यूज़ करते हैं वही फेज़ चेंज शो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आप वाई से नोट करते हैं ना, तो इसमें जो है वो क्योंकि एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन बदल रही है तो उसमें प्लस वाई था, और जब ये ट्रॉ में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या आ जाएगा माइनस वाई, ठीक है। तो जो आपकी इंसिडेंट वेव थी उसके लिए एक्स भी प्लस था, वाई भी प्लस था, और जो रिफ्लेक्टेड है उसके लिए एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा। तो देखिए ट्रॉ में कन्वर्ट हो गया, वापस आ रहा है और फिर ये यहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ पर इसको लिखा भी, एक्सप्लेन भी किया है कि व्हेन अ ट्रैवलिंग वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक विद अ फेज रिवर्सल और फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियंस। तो जब ये जो है रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज डिफरेंस जो कितना आ जाता है पाई, क्योंकि इसको पाई ट्रीट करते हैं और पूरा अगर इस तरह का होता है तो 2 पाई, ओके। तो इसका आगे एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो नेक्स्ट ओपन बाउंड्री के बाद में आएगा। और ये टॉपिक जो है आपका ये है ओपन बाउंड्री, ठीक है। तो ओपन बाउंड्री में इसमें अभी दे भी रखा था कि एक ऐसा रिंग लेना है आपको जो कि मतलब मूव कर सकता है। तो इसमें भी आपको ये कुछ नहीं लिखना है, एक्सप्लेन थोड़ा सा अपने वर्ड्स में कर देना है। हेडिंग ये देना है आपको, सेकंड सब हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम एन ओपन बाउंड्री। तो ओपन बाउंड्री देखिए क्या कहलाती है, जैसे एक उसके साथ में स्टिक के ऊपर एक रिंग ले लिया है और वो रिंग जो है स्टिक पे स्लाइड कर सकता है, ऊपर नीचे चल सकता है अगर इसको पुश किया जाए थोड़ा सा। और इसी रिंग के साथ में अब की बार में रोप को टाई कर लिया है और ये वाला एंड फ्री है, तो उसको आपने जर्क दिया तो ये क्रेस्ट बना सबसे पहले और रिंग की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है क्योंकि रिंग स्लाइड कर सकता है, तो जैसे ही क्रेस्ट यहाँ रिंग के पास पहुँचेगा तो रिंग को पुश करेगा। तो ऐसी बाउंड्री जिसको पुश करने से वो मूव कर सकती है वो ओपन बाउंड्री कहलाती है। तो ये रिंग जो है क्योंकि क्रेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है तो रिंग को पुश किधर करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ ही है। तो ये इसको पुश किधर करेगा, रिंग किधर मूव करेगा, इस तरफ। तो रिंग जब इस तरफ मूव करेगा तो स्ट्रिंग में और ज़्यादा टेंशन आएगा, तब जो रिफ्लेक्ट होकर वेव आएगी उसमें भी क्रेस्ट ही बनेगा, ठीक है। रिंग के डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है कि क्या बनेगा। तो अगर रिंग ऊपर जा रहा है तो क्रेस्ट बनेगा, नीचे जाता तो ट्रॉ बनता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। आप देख रहे हैं प्लस एक्स जो है वो माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन जो वाई है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी फेज रिवर्सल नहीं होता है ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्शन में। तो आप यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे कि हैंस व्हेन अ ट्रैवलिंग वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फ्री और ओपन बाउंड्री इट सफर्स नो फेज चेंज, ओके।
अब आता है इसका डेरिवेशन। तो जो मैंने अभी आपको बताया है कि छोटा सा एक यहाँ पे डेरिवेशन भी करना होगा। तो लुक हियर, डेरिवेशन में आप सबसे पहले लिखेंगे रिजिड बाउंड्री वाला केस। तो रिजिड में ये रिलेशन तो कॉमन है, इंसिडेंट वेव का यही रिलेशन होता है, आपको पता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है तब क्या होगा, एक तो वाई डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, तो आपने यहाँ लगाया माइनस का साइन, देखिए इसमें प्लस था यहाँ माइनस, या आप कहें कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, जो भी है। फिर ये जो है आपका टर्म, इसमें मैंने कहा एक्स भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन लगा था, अब एक्स माइनस का करेंगे तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वाई आर मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव का जो रिलेशन होगा वो होगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो जहाँ भी प्लस आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड वेव का रिलेशन होता है। जब आप ओपन बाउंड्री वाला लिखेंगे तब आपको क्या करना होगा, यहाँ वाला माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, एक्स जो है वो माइनस एक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इतना जो है आपका टॉपिक ये था। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव इन द नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।